नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, हम संस्कृत के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। तो केवल केवल यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है। हम संस्कृत के ही बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम केवल संस्कृत की ही अध्यापिका है। तो हमारा जो हेडिंग लिखी है, संस्कृत की बुक पढ़ना कैसे सीखें। संस्कृत की बुक को पढ़ना कैसे सीखें। अक्सर ये डिमांड होती है कि मैम हमको तो संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता, हमको तो संस्कृत की बुक पढ़नी ही नहीं आती। अरे हमने तो 6 क्लास से संस्कृत को स्टार्ट किया है, हमने तो 5th क्लास से किया है, हमें तो संस्कृत आती ही नहीं है। संस्कृत क्या है, कैसी है, क्यों पढ़ाई जाती है, बड़ी बोरियत है, पढ़ने में ही नहीं आती है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर बात, इस टॉपिक पे बात होगी कि संस्कृत की बुक कैसे पढ़ना सीखें। तो कुछ कुछ समस्याएं होती हैं। देखिए, संस्कृत और हिंदी दोनों की लिपि एक ही है, दोनों एक ही लिपि में है, एक जैसे अक्षर हैं, एक जैसी लिपि है दोनों की। तो दोनों का उच्चारण भी एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही पढ़ा जाता है। तो जिनको हिंदी पढ़नी आती है उनको संस्कृत भी पढ़ना आता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये मान लीजिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका हमको पता नहीं है कि इसे हमें क्या बोलना है, जो कि हिंदी में नहीं आते हैं लेकिन संस्कृत में आते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे हम कि वो कौन से पॉइंट हैं, कौन से वर्ड हैं, कौन से अक्षर हैं जो हिंदी में नहीं आते, केवल संस्कृत में आते हैं। तो हमें उसे कैसे बोलना है। जैसे काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन, काल हमको आता ही है पढ़ना, काल लिखा हुआ है, काल हिंदी में भी लिखा जाता है। परिवर्तनेन, ये भी हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है, परिवर्तनेन, कोई समस्या नहीं है। सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, परिवर्तते। एक तरीका ये भी होता है संस्कृत का और हिंदी में, ये डिफरेंस भी है कि हिंदी को आप बहुत स्पीड में पढ़ सकते हैं क्योंकि वो मातृभाषा है, जो हमारे यहाँ पे बोली जाने वाली बोलचाल की भाषा है, इसीलिए हम उसे स्पीड में पढ़ सकते हैं। लेकिन संस्कृत का अभाव है, हम संस्कृत को बोलचाल में नहीं रखते हैं, इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा स्लो पढ़ना होता है। जैसे काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, परिवर्तते। थोड़ा सा कठिन शब्द है परिवर्तते। अब इस लाइन में विशेष ऐसा क्या है जो हिंदी में नहीं होता है। तो यहाँ पर आवश्यकता तक तो ठीक है, लेकिन आगे नहीं समझ में आ रहा, विच्छेद कर देती हूँ। आवश्यकता, अपि, आवश्यकता अपि। अब आप पढ़ लेंगे आवश्यकता अपि। अब क्या होता है कि हमें संस्कृत को लिखते टाइम जहाँ संधि हो रही है, जहाँ समास हो रहा है, वहां पर हम संधि समास को मिला करके लिखते हैं, जिससे कि हमें पढ़ते टाइम उसका विच्छेद करना होता है, और विच्छेद हमको नहीं आता तो हम उसे कैसे पढ़ें। तो अब क्या है, जब भी कभी आपको कहीं इस तरीके का अवग्रह दिखाई दे, अवग्रह बोलते हैं इसको, ये इस तरीके से बनाया जाता है जैसे संस्कृत का एस, जैसे संस्कृत का एस, जैसे अहम अपि आगच्छामि, अहम अपि आगच्छामि, अहम अपि आगच्छामि। ये जो एस सा दिखाई देता है, जहां कहीं भी आपको ये एस जैसा दिखाई देता है, इसका उच्चारण आपको कैसे करना है, आ। ये क्या है, हमारा हिंदी वर्णमाला का आ है। तो अब हम इसे पढ़ लेंगे, अहम अपि आगच्छामि, अहम अपि आगच्छामि। आवश्यकता अपि परिवर्तते, ये कुछ शब्द हमने एनसीईआरटी 8th क्लास की बुक से लिया है।
चैप्टर 4 या 5th चैप्टर है ये, आवश्यकता भी परिवर्तते। तो पहला हमने क्या सीखा, जो अवग्रह होता है, जो एस जैसा बना होता है, उसे हमें क्या समझना चाहिए, आ। क्या समझना चाहिए, छोटा आ समझना चाहिए। दूसरी लाइन पे आ जाते हैं, विद्या च श्रुति परंपरा परंपरया गृह्यते स्म। गृह्यते, इस तरीके के शब्द आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलते हैं। ये अब क्या है, गृह्यते, गृह्यते, ये या का उच्चारण होगा और हा का आधा होगा, गृह्यते। जैसे मह्यम, यहां लिख देती हूँ, मह्यम, गृह्यते, गृह्यते। जैसे हिय, 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 ये जो होता है आपका, इसका उच्चारण जैसे आव्यति, आव्यति, आ, आव्यति, आव्यति, वयति, इस तरीके के शब्द को उच्चारण करते टाइम आपको थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। तो जैसे आहवयति, आह, अब यहाँ पर जो हा दिखाई दे रहा है ये आधा है और ये वाला अक्षर पूरा है। तो ये वाली बात हमने समझी। तीसरी लाइन पे आ जाते हैं, टंक टंक यंत्रम यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। इसका उच्चारण करने के लिए आपको धीरे धीरे शब्दों को बोलना होता है। टंक टंक टंकणयंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठति। अब आपको समस्या आ रही होगी तो इसे टंक को पढ़ने में आ रही होगी, टंक, टंकिता। जैसे गंगा, गंगा को हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे गंगा, जैसे गंगा, जैसे अंजलि, अंजलि, संस्कृत में ऐसे लिखा था, अंजलि। जैसे अंक, अब आपको यहाँ उच्चारण करने में दिक्कत होती होगी कि ये लटका हुआ अक्षर क्यों आ जाता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जहां कहीं भी आपको जहां कहीं भी आपको इस तरीके का लटका हुआ अक्षर मिलेगा तो आपको लटके हुए अक्षर को पूरा उच्चारण करना है, नीचे लटके हुए अक्षर का पूरा उच्चारण करना है और जो जिस पर लटका हुआ है उसका उच्चारण आपको अनुस्वार की तरह कर देना है। ये मान लीजिए कि ये एक तरीके से ना है, क्या है, ना है, अनुस्वार की तरह इसका उच्चारण कीजिए, जैसे बिंदी का उच्चारण करते हैं, अनुस्वार। अब देखो ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं देखती हूँ यहाँ तक का दिखाई दे रहा है कि नहीं बोर्ड। हाँ, यहाँ तक का, नीचे तक का दिखाई दे रहा है। देखिए, जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं जैसे का, खा, ग, वर्गीय व्यंजन जैसे का में कौन कौन सी, का, खा, ग, घ, ङ। का वर्ग चा वर्ग में जैसे चा,
छ, ज, झ, या। जैसे का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग टा, था, द, ढा, अड़ा, ता वर्ग ता, था, द, धा, ना। जैसे पा वर्ग पा, फा, बा, भ, म। अब इसमें क्या होता है, ये क्यों आता है ये जान लेते हैं एक बार। ये मान लीजिए कि ऊपर जो बिंदी होती है वही अक्षर आधा आ जाता है। कैसे आ जाता है? जैसे अगर का वर्ग है और का वर्ग के किसी भी अक्षर के ऊपर यहाँ बिंदी आई है तो इस बिंदी के स्थान पर ये हो जाएगा। ऐसे ही चा वर्ग का कोई भी अक्षर आया है, ये इनमें से किसी के भी ऊपर बिंदी आई है, अनुस्वार आया है, तो इस बिंदी के स्थान पर ये हो जाएगा। ऐसे ही टा, ठा, डा, ढा, इनके ऊपर यदि अनुस्वार आया है तो अनुस्वार का ये बन जाएगा। यदि ता, था, दा, धा, इनके ऊपर अनुस्वार आया है तो अनुस्वार का ये बन जाता है। सेम माँ बन जाएगा इन सब पर अनुस्वार आते टाइम। तो अब आपको क्या करना है कि उस अनुस्वार को अनुस्वार में ही उच्चारण करना है। जैसे अंक, मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए हमने लिखा अंक, अंक कैसे लिखा जाएगा? अंक ऐसे लिखा जाएगा। अंक हमने लिख लिया कि अंक ऐसे लिखा जा रहा है और हमने इसे अब संस्कृत में कैसे लिखेंगे? अंक। क्यों लिखा? क्योंकि ये का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ङा। का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ङा। तो आपको जब भी ये इस तरीके से लटके हुए शब्द दिखाई दें तो नीचे वाले का पूरा और जो आधा दिखाई दे रहा है उसका उच्चारण अनुस्वार में करना है। जैसे गंगा, गंगा। अब गंगा हिंदी में कैसे लिखेंगे? गंगा। अब गा वर्ड हमारा कहाँ का है ये देख लो। का खा गा गंगा यही का है। जैसे हमने आपको ये लिखा था, कुछ ऐसे वर्ड लिख देते हैं जैसे अंजलि, अंजलि। अब इस अनुस्वार को जा कहाँ पर आता है ये देखना है। तो जा हमारा चा वर्ग में आ रहा है, अंजलि कैसे हो जाएगा? अंजलि। इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के आपको इतना व्याकरण में नहीं जाना है। यदि इस तरीके से एक व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन हो, एक व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन हो, तो आपको क्या करना है? उस व्यंजन को अनुस्वार की तरह पढ़ लेना है। जैसे अंक, गंगा, तो आप इसको कैसे पढ़ लेंगे? टंक यंत्रम, टंक यंत्रम। टंकिता, टंकिता। इस बिंदी को क्या कर देंगे? यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। इस तरीके से तो आपने ये तीन चीजें जान ली। पहला अवग्रह जान लिया, अवग्रह जो एस जैसा दिखता है उसे क्या कहते हैं? छोटा आ कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि दो व्यंजन इस तरीके से बहुत ज्यादा चिपके हुए होंगे तो पहला वाला वहां पर क्या होता है? वो आधा होता है और दूसरा वाला पूरा होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि एक व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन जब होगा तो ऊपर वाले व्यंजन को अनुस्वार में बदल देंगे, अनुस्वार की तरह पढ़ेंगे, यानी कि ये मान लीजिए एक तरीके से ना की तरह उसका उच्चारण करेंगे। उसे क्या मान लीजिए? एक ना मान लीजिए। जैसे अंजलि, अंजलि। जैसे गंगा, वैसे ये होता नहीं है शुद्ध उच्चारण। तो शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ये मान लीजिए उसी वर्ग का पांचवा अक्षर है। लेकिन आपको सिंपली छोटी छोटी क्लासों में पढ़ने वाले बच्चे जैसे 12वीं तक के भी ये मान सकते हैं कि ये क्या है? एक आधा ना है। इसके बाद आ जाते हैं वयम भारतवर्षे वसामः।
अस्माकं देशः अनुपमः अद्वितीय च अस्ति। अब यहाँ पर हमने देखा वयम। वयम को हम वयम क्यों पढ़ रहे हैं, वयम ने क्यों नहीं पढ़ रहे? ये अनुस्वार को हम यदि ना पढ़ते हैं तो वयन क्यों नहीं पढ़ रहे? वयन वयम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी किसी व्यंजन के अंतिम किसी भी शब्द के अंतिम व्यंजन के ऊपर अनुस्वार होता है तो वो माँ की तरह उच्चारित होता है। तो ये शब्द है वया, और वया का ये जो अंतिम व्यंजन है इसके ऊपर अनुस्वार है, इसीलिए ये माँ है। वयम भारतवर्ष वसामः वसामः, ये जो विसर्ग है ये क्या है? छोटा हा है। क्या है? छोटा हा है। अस्माकम अस्माकम, ये जो बिंदी है ये क्या है? ये छोटा मा है। देशः ये हा है। अनुपमः अद्वितीय च अस्ति। इतना हमने जान लिया। अब हमने कौन कौन सी चीजें जानी? पहले में हमने अवग्रह को जान लिया, दूसरे में हमने चिपके हुए दो व्यंजनों को जाना, तीसरे में हमने क्या जाना कि दो ऊपर नीचे लटके हुए हैं तो उसे क्या पढ़ना है। अब तीसरे में हमने अनुस्वार और विसर्ग के बारे में जाना। ऊपर वाली बिंदी क्या है? ऊपर वाली बिंदी माँ है, लेकिन वो शब्द के बीच में नहीं होनी चाहिए। शब्द के बीच में नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए संस्कृतम, तो इसे आप संस्कृतम नहीं पढ़ेंगे, इसे माँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये तो किसी व्यंजन के ऊपर है, शब्द का अंतिम व्यंजन नहीं है। शब्द का अंतिम व्यंजन यदि यहाँ होता तो हम इसे पढ़ेंगे संस्कृतम संस्कृतम, तब हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। तो वो क्या होना चाहिए? किसी शब्द का अंतिम व्यंजन होना चाहिए। अंतिम व्यंजन के और एक और चीज, कभी भी स्वर के ऊपर अनुस्वार नहीं आता। कभी भी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार नहीं आता, हमेशा स्वर के ऊपर आता है। कभी भी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार नहीं आता, स्वर के ऊपर आता है। तो आप कह रहे होंगे मैम ये तो व्यंजन के ऊपर आया है, ये तो मैम व्यंजन के ऊपर आया है, ये तो मैम व्यंजन के ऊपर आया है। तो ये आपको व्यंजन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यदि उसका हम विच्छेद करें, विच्छेद करके मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए वयम ही लिखा है, तो इसका विच्छेद क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे वा प्लस आ प्लस या प्लस आ। तो ये जो अंतिम वाला आ है वो क्या है? अंतिम वाला आ आपका स्वर है, और स्वर के ऊपर है ये, ना कि व्यंजन के ऊपर। तो ये जो अनुस्वार लगा हुआ है ये किसके ऊपर लगा हुआ है? स्वर के ऊपर। और व्यंजन क्या होता है? अर्ध व्यंजन अर्ध होते हैं, जो अपने आप स्वमेव न राजन्ते इति व्यंजन, जो अपने आप उच्चारित नहीं होते बिना स्वर की सहायता के, और स्वमेव राजन्ते अपने आप उच्चारित होते हैं, वो स्वर होते हैं। तो यहाँ पर ये या जब बोला जा रहा है जब इसके अंदर स्वर है, तो जो स्वर हमको जो दिखाई नहीं दे रहा है उसी के ऊपर अनुस्वार है। और विसर्ग अनुस्वार को हमें क्या पढ़ना है? माँ पढ़ना है। विसर्ग को हमें हा पढ़ना है। इतना जान लिया। इस वाली लाइन पर आ जाते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गूंजन्ति गूंजन्ति। अब हम इसे पढ़ ही लेंगे। पुष्पेषु भ्रमराः भ्रमराः गूंजन्ति। अब इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसे समझ लीजिए यहाँ पे ये है, ये नहीं है। गूंजन्ति उसी तरीके से है आसीत। अब यहाँ पर विशेष ये है, ये वाला शब्द उच्चारित करने में थोड़ी सी समस्या आती है, इसे तो आप पढ़ ही लेंगे। चंचल, जब भी आधा दिखाई देगा तो आप क्या कर लेंगे? उसका क्या करेंगे? आप उसका यहाँ पर इसे अनुस्वार में बदल देंगे, चंचल। अब ये क्या है? ये देख लेते हैं ये क्या है। ये शब्द अक्सर आता है,
एकस्मिन् वने एक कश्चित् मानवः वसति। एकस्मिन् वने कश्चित् सिंहः वसति। एकस्मिन् ग्रामे कश्चित् विद्वानः पंडितः वसति। तो कश्चित् तो ये जो सा है कश्चित् नहीं बोला जाएगा इसे, आधा शाह है और ये मात्रा जो है ये इस पर है कश्चित्। कश्चित् जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो अक्सर करके मेरे विद्यार्थी इस शब्द पे अटक जाते हैं और बोलते हैं मैम ये क्या लिखा है इसे बताइए। तो ये क्या लिखा है कश्चित्, ये मात्रा यहाँ पर है, ये मान लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्योंकि ये आधा है इसीलिए यहाँ दिखाई दे रही है आपको कश्चित्। चंचलो नाम व्याधः। अब यहाँ आ जाते हैं और क्या था यहाँ पर, नदी जलम भवत एवमेव, ये एक शब्द और है। ये शब्द आपको अक्सर दिखाई देता है एवमेव, एवमेव। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज करनी है कि इस तरीके से आपको वा दिखाई दे और उससे पहले एक की मात्रा, तो एवं एव ऐसे पढ़ना है इसको, एवं एव, एवं एव। वा से पहले यदि एक की मात्रा दिखाई दे रही है तो इसको एक को यहाँ कर दीजिए, एवं ऐसे कर लीजिए, एवं प्लस एव, एवं प्लस एव, एवं एव, एवं एव। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से कुछ शब्द होते हैं जिसको पढ़ने में हमें परेशानी होती है, जिनको मैं अभी लिख देती हूँ आपको। जैसे पहली लाइन में आपको क्या समस्या हुई थी, फर्स्ट पंक्ति में आपको जो अवग्रह है, ये जो अवग्रह है गैस जैसा दिखने वाला, इसको क्या पढ़ना है, छोटा आ पढ़ना है। और ये जो दो शब्द जो चिपके होते हैं हा के अंदर, हा से चिपके हुए कुछ शब्द होते हैं, वहां पर आपको क्या करना है, हा अर्ध है और उससे जैसे आहवयति, आहवयति। अब आपको ये लग रहा होगा कि हा पूरा और वा अर्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है, हा अर्ध और वा पूरा है इसमें। आहवत, आहवयति, आहवयति, पहले हा को बोलेंगे फिर वा को, आहवयति। इसके बाद इस लाइन में क्या था, हाँ ये था कि यदि इस तरीके से लटके हुए शब्द होंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर लटके हुए शब्द होंगे तो उसे अनुस्वार समझना है, जैसे हमने आपको बताए थे, एक दूसरे के ऊपर लटके हुए व्यंजन, लटके हुए व्यंजन। तो लटके हुए व्यंजन को क्या पढ़ना है आपको, अनुसार। जैसे व्यंजन ही इस तरीके से लिखा जाता है, दिनांक आप लिख के देख सकते हैं, व्यंजन, व्यंजन इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये जो है ये इसको आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पर ना पढ़ोगे व्यंजन। जैसे दिनांक, 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 तो ये आपका कहाँ होता है, केवल वर्गीय व्यंजन में होता है। वर्गीय व्यंजन के अलावा जो या वारा ला शा शा सा हा छत्र ज्ञान, इनमें नहीं होगा, क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन नहीं है, इनमें अनुस्वार पांचवा अक्षर नहीं है। क्योंकि वर्गीय व्यंजन में ही तो हम पांचवा अक्षर लगाएंगे और पांचवा अक्षर तो केवल वर्गीय व्यंजन में ही हो सकता है। इसके बाद ये हो गया आधा लटका हुआ अक्षर। इसके बाद हमने अनुस्वार और विसर्ग को जान लिया। पीछे जो दो बिंदी हैं उसका उच्चारण कैसे करेंगे, हा की तरह। पीछे जो दो बिंदी हैं, पीछे जो दो बिंदी हैं, पीछे जो दो बिंदु है उनको क्या करेंगे, हा समझेंगे। और जो ऊपर जो बिंदी है, ऊपर जो बिंदी है,
ऊपर, लेकिन किसके ऊपर? किसी शब्द का अंतिम अक्षर के ऊपर, किसी शब्द के अंतिम अक्षर के ऊपर, तो उसे क्या पढ़ेंगे हम? माँ पढ़ेंगे। इसके अलावा और हमने क्या जाना? एवं एव को भी हम बार बार ये शब्द आता है, एवं एव, कश्चित, ये शब्द जाने। तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको ये शब्द जान करके संस्कृत पढ़ना आया कि नहीं आया। अक्सर करके देखो वर्णमाला एक ही होती है, लेकिन बच्चा कब रुकता है, कब स्टूडेंट को समस्या होती है, जब कुछ ऐसे शब्द आ जाएं जो उसने हिंदी में पढ़े ही नहीं है। स्लो स्लो पढ़ना है, रुक रुक करके पढ़ना है, और इस तरीके के कुछ डिफरेंट शब्द दिखाई देंगे, कुछ डिफरेंट व्यंजन दिखाई देंगे, तो उनका उच्चारण इस तरीके से करना है। जैसे पीछे वाली दो बिंदी का कैसे करना है? हा की तरह। ऊपर वाली बिंदी का माँ की तरह करना है। दो लटके हुए शब्द हों, यदि चिपके हुए हों, लटके हुए हों एक दूसरे के ऊपर, तो उसको कैसे करना है? ना की तरह करना है। ये तीन तो आप जान ही लीजिए, ये तीन चार मैं आपको अभी लिख देती हूँ। एक तो अवग्रह, इसका आपने जान लिया, इसका, और जैसे इसका जो ऊपर बिंदी दिखाई देती है, एक एक का मैं लिख के दिखाऊंगी, एक एक शब्द। और इसके अलावा क्या होता है, ये तीन समस्याएं होती हैं। इसके अलावा चिपके हुए शब्द एक दूसरे के ऊपर, जैसे गंगा, तो ये अवग्रह को आपको क्या पढ़ना है? छोटा आ पढ़ना है। जैसे त्वम, अपि, तुम भी, त्वम अपि। त्वम अपि, ये जो दिख रहा है इसको क्या पढ़ना है? आ पढ़ना है। विसर्ग जैसे बालक है, ये विसर्ग को क्या पढ़ना है? हा पढ़ना है। अनुस्वार जैसे वयम, इसको क्या पढ़ना है? माँ पढ़ना है आधा। और ये जो चिपके हुए होते हैं इनको क्या पढ़ना है? जैसे गंगा, इसको मान लीजिए आधा ना। तो ये शब्द तो इतने आपने यदि कर लिए, फिर भी आप कम से कम 90% इस उलझन से बच जाएंगे कि आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जैसे कश्चित, कश्चित, तो ये आधा शाह है, आधा शाह है, तो इसका अर्ध ही उच्चारण करना है। कश्चित, ई की मात्रा का उच्चारण यहाँ करना है। ये मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है कश्चित, कश्चित, लेकिन मात्रा यहाँ पर दिखने के कारण हम इसे शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। जैसे हा के अंदर छोटे छोटे अक्षर, जैसे चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह कैसे लिखते हैं? चिन्ह, कुछ इस तरीके के शब्द होते हैं। जैसे मतलब बीता हुआ कल, हिय, तो इसमें थोड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ये क्लास देखने के बाद आपकी ये समस्या निश्चित ही कम से कम 90%, 95% सुलझ जाएगी। 95% ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी कि आपको संस्कृत की बुक पढ़ना नहीं आता है। तो इसके अलावा दूसरी समस्या हमारी कहाँ होती है कि अब हम इसका जो कन्वर्टेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, उसे कैसे करें कि ये शब्द आखिर जो लिखा हुआ है ये हिंदी में इसे कैसे ट्रांसलेट करें, इसका ट्रांसलेशन क्या है। तो उस ट्रांसलेशन की क्लास हम अगली बार लेकर के आएंगे। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है, आपके काम की है, आपको ट्रांसलेशन, ये नहीं कि मैं आपको अलग से ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी, कर्ता, कारक, समास इत्यादि की चीजें, विभक्ति, शब्द रूप रटाऊंगी, पढ़ाऊंगी, कुछ भी नहीं। एक छोटी सी क्लास लेकर के आएंगे हम, जो मुश्किल से 20 से 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। उसी से हम संस्कृत के ट्रांसलेशन सीखेंगे।
कि इस वाले शब्द को हम क्या बोल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा ट्रेलर दे देती हूँ मैं आपको। बालक, जलम, पिबती। कभी भी क्रिया में, कभी भी संस्कृत की क्रिया में बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। कभी भी संस्कृत की क्रिया में बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। एक समस्या ये होती है कि कई बार तो हमें ये शब्द इस तरीके से देखने को मिलता है, कई बार हमें ऐसे देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको भी ऐसे बोलना है, इसको भी ऐसे बोलना है। जैसे हमने बोला बालकः, या विसर्ग रह गया, बालकः पिबती। अब इन दोनों का उच्चारण जब आप करेंगे तो सेम एक जैसा होगा। तो फिर ये लिखा अलग अलग तरीके से क्यों जा रहा है? कई बार ऐसे लिखा होता है, कई बार ऐसे लिखा होता है। तो व्याकरण के भी अपने एक नियम होते हैं। व्याकरण नियमबद्ध होती है, कुछ सूत्रों में, रूलों में बंधी हुई होती है, क्योंकि इसीलिए ये व्याकरण है। व्याकरण क्या करती है? हमें शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाती है। व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाती है। तो कई बार इस तरीके से और कई बार इस तरीके से। इसका रीजन क्या है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। यदि इसके बाद जैसे बालकः, गृहं गच्छति, एक सेंटेंस हमने ये लिखा और एक लिखा बालकः गृहं आगच्छति। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। एक में जा रहा है और एक में आ रहा है, लेकिन इस वाले ग्रह में हमने यहाँ लगाया और इसमें ये लगाया। दोनों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन इसे हम पलट दें, इसे माँ को यहाँ कर दें और इसे यहाँ कर दें। अब ये दोनों ही सेंटेंस गलत है। अब ये दोनों ही सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है ये आप जान लीजिए। यदि विसर्ग अनुस्वार माँ के बाद तुरंत स्वर आए, क्या आए? स्वर आए, और माँ के बाद तुरंत व्यंजन आए, तो क्या करना होगा? स्वर आएगा तुरंत तो माँ को माँ ही छोड़ना है, और व्यंजन आएगा तो माँ को अनुस्वार में बदलना है। माँ को अनुस्वार में बदलना है। बालकः गृहं गच्छति, क्या आया है यहाँ पर? माँ के तुरंत बाद क्या आया है? व्यंजन आया है। इसीलिए व्यंजन को क्या करेंगे? माँ को क्या करेंगे? अनुस्वार में बदल देंगे। यदि तुरंत बाद स्वर आए तो माँ को माँ ही रहने देंगे। तुरंत बाद क्या है? माँ के तुरंत बाद क्या है? तुरंत बाद क्या है? स्वर है। स्वर ही तो होता है, स्वर है, तो क्या करना है? ऐसा का ऐसा ही छोड़ना है। यदि माँ के बाद तुरंत बाद स्वर आएगा तो मकार को मकार ही लिखना है। यदि व्यंजन आएगा तो उसी मकार को अनुस्वार में लिखना होता है। ये एक व्याकरण का नियम है। ये संधि, व्यंजन संधि इस तरीके का नियम हमको सिखाती है। तो ये हमने संस्कृत की बुक पढ़ना सीखा, संस्कृत के ट्रांसलेशन छोटे छोटे कैसे सीखे, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। यहीं पर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।